दिल्ली कौन जीतेगा? दिल्ली मतलब देश की राजधानी दिल्ली। दिल्ली मतलब एक ऐसा प्रदेश जो प्रदेश भी है, जिसकी अपनी विधानसभा भी है, लेकिन अधिकार बहुत कम। अक्सर केंद्र और दिल्ली के बीच लड़ाई, और लोकसभा चुनाव में भी ये लड़ाई जिंदा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। प्रणाम इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं देश के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक संजीव कौशिक जी। आपका बहुत बहुत स्वागत। हम आज चर्चा करने जा रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें हैं। 7 की सातों लोकसभा सीट इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के पास है, जो केंद्र में सरकार है। इस तरह से देखें तो पूरा प्रभुत्व है दिल्ली पर। लेकिन विधानसभा चुनाव, एमसीडी चुनाव अगर देखें तो दोनों में आम आदमी पार्टी का वर्चस्व है। विधानसभा चुनाव में ऐसा वर्चस्व है कि विपक्ष नाम की कोई चीज ही नहीं है। 70 में 65 विधानसभा सीट आम आदमी पार्टी के नाम। इससे पहले तो 67 सीटें थी। लेकिन ये चुनाव दिल्ली की बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। नामांकन आज से शुरू हो रहा है और हमने अपने स्क्रीन पर लगा रखा है। इसको थोड़ा विस्तार से मैं दिखाना चाहता हूं कि कौन लोग और कैसे कैसे ये शेड्यूल चलेगा। आप देखेंगे नई दिल्ली से पहले तो आप डेट देख लीजिए। अप्रैल 29 से नॉमिनेशन फाइल शुरू हो रहे हैं। 6 मई तक नॉमिनेशन किए जा सकेंगे। 7 मई तक स्क्रूटनी होगी नॉमिनेशन की, और 9 मई को विड्रॉवल हो सकता है। 9 मई तक, 7 से 9 के बीच, और 25 मई को वोट डाले जाएंगे। नई दिल्ली में बांसुरी स्वराज और सोमनाथ भारती के बीच मुकाबला है। बांसुरी स्वराज पूर्व दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री रही दिवंगत सुषमा स्वराज की बेटी हैं। पहली दफा चुनाव लड़ेंगी, युवा उम्मीदवार। और सामने होंगे सोमनाथ भारती, जो एडवोकेट भी हैं और कई तरह के विवादों के कारण भी जाने जाते रहे हैं। बहुत दबंग विधायक माने जाते हैं। साउथ दिल्ली से रामवीर सिंह बिधूड़ी को उम्मीदवार बनाया गया है। सही राम पहलवान उनके खिलाफ उम्मीदवार है आम आदमी पार्टी से। रामवीर सिंह बिधूड़ी बदले हुए उम्मीदवार हैं। दिल्ली में दरअसल बीजेपी ने सारे उम्मीदवार बदल दिए, सिर्फ एक को छोड़कर, और वो है मनोज तिवारी। ईस्ट दिल्ली में हर्ष मल्होत्रा को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है, जबकि कुलदीप कुमार ईस्ट दिल्ली में आम आदमी पार्टी से बहुत लोकप्रिय विधायक हैं और सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं। वेस्ट दिल्ली से कमलजीत सहरावत को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। यहाँ महाबल मिश्रा जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं, बहुत पहले ये कांग्रेस में हुआ करते थे। बहुत बाहुबली भी हैं और धनपति भी हैं, करोड़पति उम्मीदवार हैं। चांदनी चौक से प्रवीण खंडेलवाल बीजेपी के उम्मीदवार हैं, बहुत सभ्य सुशील उम्मीदवार माने जाते हैं। और कांग्रेस ने यहां से लड़ रही है चांदनी चौक से प्रवीण खंडेलवाल के खिलाफ जेपी अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया है। जेपी अग्रवाल पहले भी सांसद रह चुके हैं और दोनों ही एक ही कम्युनिटी से आते हैं। वैश्य समुदाय से आते हैं, वणिक समाज से आते हैं, कारोबारी वर्ग से आते हैं। और दोनों में तुलनात्मक रूप में देखा जाए तो जेपी अग्रवाल भारी पड़ते हैं प्रोफाइल के मामले में, संपर्क के मामले में, लोकप्रियता के मामले में। लेकिन प्रवीण खंडेलवाल के साथ बीजेपी का नाम है, कमल का निशान है, और एक दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का नाम है, लिहाजा मुकाबला दिलचस्प। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार के बीच मुकाबला है। मनोज तिवारी को अब तक जीत आसानी से मिलती रही थी, लेकिन इस बार कन्हैया कुमार के रूप में पूर्वांचली वोटों का बंटवारा भी होगा। दोनों पूर्वांचली हैं और कन्हैया कुमार छात्रों के बीच बेहद लोकप्रिय हैं। तो मनोज तिवारी अपने गायन और अपनी कला के माध्यम से
लोगों के बीच जगह बनाते रहते हैं, सुर्खियों में आना कैसे होता है ये उनको पता रहता है। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से योगेंद्र चंदोलिया उम्मीदवार हैं बीजेपी की ओर से, और कांग्रेस की ओर से उदित राज आप जानते हैं दलित का चेहरा है और कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार बनाए गए हैं। ये एक विवरण है जो दिल्ली लोकसभा सीट को लेकर के है। अब मैं आपके पास सीधे रुख करता हूं। संजीव कौशिक जी, ये तो गणित हो गया, कौन कहां खड़े हैं, किसके खिलाफ कौन लड़ रहा है, लेकिन गणित से तो चुनाव होता नहीं है। समीकरण भी होता है, अंक गणित भी होता है, इकोसिस्टम भी होता है। हम स्वागत करते हैं हरिशंकर जोशी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। म्यूट करके सर बात करेंगे, ऐसे तो भारतीय जनता पार्टी वाले करते हैं, कांग्रेस पार्टी वाले करते हैं, राजनीतिक लोग करते हैं। सभी दर्शकों को प्रणाम, प्रेम जी को प्रणाम, संजीव जी को प्रणाम जी। शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत अभिवादन। संजीव कौशिक जी, असली बात यह है कि ये लड़ाई इस रूप में हो रही कि दिल्ली का मुख्यमंत्री जेल में है। सबसे बड़ा फैक्टर ये है, इससे बड़ा कोई फैक्टर नहीं है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री की पत्नी जो 2 दिन पहले पहली बार रोड शो के लिए निकली वोट मांगने के लिए, तो भारी भीड़ और जबरदस्त भीड़ ने एक स्वागत का माहौल बनाया। आम आदमी पार्टी ने अपना एक तरह से आगाज किया, हालांकि इससे पहले पूरे गठबंधन की इंडिया रैली हुई थी दिल्ली में, वो एक बड़ी रैली थी। लेकिन केजरीवाल की गैर मौजूदगी में लेडी केजरीवाल जब वोट मांगेंगी तो इसका क्या असर हो सकता है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रही है, तो पिछले चुनाव से डिफरेंट है। बीजेपी के लिए ऐसे ही मुश्किल है, क्योंकि इस बार त्रिकोणात्मक लड़ाई नहीं, आमने सामने की लड़ाई है। लेकिन फिर भी बीजेपी 7 सीटों पर 50% से ज्यादा वोट लेकर जीती थी, तो सारा विपक्ष मिल भी जाए तो 50% से कम रहता है। क्या ये अंक गणित काम करेगा या कुछ इमोशनल जादू होगा, केमिकल लोचा, यानी जब केमिकल्स मिलते हैं तो एक तीसरा रिएक्शन होता है। कांग्रेस और बीजेपी मिल रही है तो अलग किस्म से रिएक्शन होता है। ये रिएक्शन क्या अरविंद सिंह लवली के तौर पर भी हो सकता है कि कांग्रेस छोड़कर चले गए, या फिर कुछ जनता एक अलग किस्म का रिएक्शन देगी जो 7 सीटों में जीत हार को बदल देगी। क्या होने वाला है, बहुत सारे सवाल हैं। संजीव कौशिक जी, आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली को समझते हैं, आम आदमी पार्टी के दफ्तर से लेकर के नेता तक सबको अच्छे से जान रहे हैं। बीजेपी वाले आपके साथ उठते बैठते हैं, आपका तो सबके साथ में गहरा संबंध है। कैसे बताते हैं आप सिचुएशन को? ठीक है प्रेम कुमार जी, अमूमन होता है ऐसा है कि हमने देखा है कि जब राज्यों के सिलसिलेवार चुनाव हो तो राज्यों में राज्य के मुख्यमंत्री के लिए जो मतदाता मुख्यमंत्री का चयन करता है वही प्रधानमंत्री के चयन के समय नरेंद्र मोदी का चयन करता है। वही यहाँ पे भी देखने को मिला, दिल्ली में भी। इस बार बिल्कुल मामला उलट होता हुआ, उसके कई कारण हैं। पहली बात तो ये कि दिल्ली में जिस तरह से एक चलती हुई सरकार को पदस्थ करने की कोशिश की गई, लगातार उसको धकेलने का प्रयास किया गया, लगातार उसको बदनाम करने का प्रयास किया गया। आपने देखा होगा कि पिछली बार जब एमसीडी के चुनाव चल रहे थे उस समय भी भारतीय जनता पार्टी के लोग रोजाना एक सीडी लेकर चले आते थे टीवी पर और उस पर चर्चा कराते थे कि ये भ्रष्टाचारियों का अड्डा है। और स्थिति ये हुई कि दिल्ली की जनता ने उन्हें भी एमसीडी से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया। दिल्ली के जो वोटर है, मूल वोटर जो है, वो गरीब गुरबे बहुत सुबह में निकलते हैं धूप में, जो सक्षम है, जो संपन्न है, वो अधिकांश लोग गर्मियों में बाहर तक नहीं निकलते। आम आदमी पार्टी ने इस नब्ज को पकड़ा है कि जो राजनीति की जाती है वो गरीब के लिए की जाती है। समाज में जो सबसे हाशिए पे, निचले पैदान पे जो खड़ा है, उन लोगों की राजनीति की जाती है, और यही सबसे बड़ी मजबूती है आम आदमी पार्टी की। पिछले कुछ महीनों में या कुछ वर्षों में ये कह लें, आम आदमी पार्टी के साथ जिस तरह से केंद्र सरकार ने एक दोहरा रवैया अपनाया है, जिस तरह से सौतेला रवैया अपनाया है, हमने देखा है। वो सिलसिलेवार ढंग से यदि आप शुरू करें तो आपको दिखाई देगा कि अपने अधिकारों की एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद में सुप्रीम कोर्ट से आम आदमी पार्टी को एक जीत मिली कि नहीं, दिल्ली के अधीन में सेवाएं होंगी या प्रशासनिक अधिकारी होंगे,
वो जो अधिकार एक मिला था, जिस अधिकार के भरोसे लगता था कि आम आदमी पार्टी कुछ कर पाने में बेहतर सक्षम होगी, उसको भी किस तरह से केंद्र की सरकार ने अध्यादेश ला करके और कैसे उसको भी पलट दिया, लोगों ने देखा। ये दिल्ली के लोगों को इस बात का एहसास हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी अपने नीतियों की वजह से बाहर गई है, और एक ऐसी पार्टी जो हमारे लिए जल का प्रबंधन कर रही है, बिजली का प्रबंधन कर रही है, बच्चों के भविष्य के बारे में सोचती है। दिल्ली की लाइफलाइन बन चुकी मोहल्ला क्लिनिक, जिसमें हम सब जानते हैं कि खांसी हो, सर्दी हो, जब एक बार किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, दुकान वाले के पास जाते हैं, अमूमन 500 से 1000 रुपए तो आप खर्च करते ही हैं। बड़ी आसानी से गरीब जाते हैं मोहल्ला क्लिनिक में, अपनी बात बताते हैं, अगले 10 मिनट के अंदर में वो दवा लेके चले आते हैं। वो दवा सचमुच में 500 से ज्यादा कीमत की होती है। तो ये जो जो गरीब गुरबों के जेब पर जो असर डालता है, अपने बच्चों को छोड़ने के लिए जो महिलाएं पहले बस स्टैंड तक जाती थी, वो महिलाएं अपने बच्चों को अब स्कूल तक छोड़ने जाती हैं। स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर देखने के बाद में उनको भी गर्व होता है कि हमारे बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, और बच्चों में आत्मविश्वास की एक अलग वृद्धि होती है कि वो स्कूल सामने है और सामने एक प्राइवेट स्कूल भी उसको दिखाई देता है। दोनों में आप फर्क नहीं कर पाएंगे कि कौन प्राइवेट है कौन सरकारी है। तो ये अचानक जिस तरह से केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार के ऊपर हमला किया और अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया, पहले उप मुख्यमंत्री को, उससे पहले मंत्री को, फिर मुख्यमंत्री को, और अब ये लगातार आम आदमी पार्टी ने लोगों के बीच में जाकर के जिस तरह से ये सारी बातें बताई, और डोर टू डोर कैंपेन करके कि ये नहीं चाहते कि आपको मिल रही सुविधाएं कंटिन्यू हो। अब धमकी यहां तक की स्थिति आ गई है कि वो कह रहे हैं कि आप इस्तीफा दे दीजिए, नहीं तो हम सरकार को खत्म कर देंगे, यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू करेंगे, तमाम मिल रही सुविधाओं पर आपके कुठाराघात करेंगे, वो सारी सुविधाएं बंद हो जाएंगी। और जाहिर सी बात है कि जब सरकार नहीं रहेगी तो सारी चीजें तो प्रभावित होगी ही होंगी। दिल्ली की जनता में एक अलग तरीके की खलबलाहट है जो गरीब गुरबे है, वो गुस्से में है। वो केवल भारतीय जनता पार्टी से विमुख नहीं है कि प्रधानमंत्री को चुनना है, वो इतने गुस्से में है कि उनको लग रहा है कि हमारे सुविधाओं पर ये इनकी निगाहें टेढ़ी है, ये खुद बांटे तो अच्छी बात है, और हमारा मुख्यमंत्री हमें दे रहा है तो ये बंद करना चाहते हैं। इसके वजह से वो बिल्कुल उलट अभी स्थिति है। वो समीकरण सब छोड़ दीजिए, 50% अकेले उनके पास था, विपक्षी लोगों को मिलाकर के उतना नहीं, वो सारी समीकरण ध्वस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ के हालात ऐसे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जाकर के लोगों के दरवाजे पर या गरीब गुरबे के दरवाजे पर किसी झुग्गी झोपड़ी में जाकर के अपनी बात कहने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। वहां सुनने वाला कोई नहीं। वो जा रहे हैं बड़े बड़े पॉश इलाकों में जा रहे हैं, जहां बैठ रहे हैं वो उनकी जिस तरह की छवि है उस हिसाब से वो बैठ रहे हैं, गाड़ियों का काफिला लेके आ रहे हैं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं है कि गरीबों के दरवाजे पे जाए, क्योंकि गरीबों लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर हमने क्या बिगाड़ा था, हम तो प्रधानमंत्री को चुन ही रहे थे, लेकिन आपने दिल्ली की जनता को या गरीबों को मिल रहे सुविधाओं पर जो आपने टेढ़ी नजर की है, उसकी वजह से वो गुस्से में है। और दूसरी चीज, लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरह से भ्रष्टाचार के नाम पर, केवल आम आदमी पार्टी नहीं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे विपक्षी पार्टी जो भी हो, आप विपक्षी पार्टी उसको सबको समेट के रख लीजिए, उन लोगों से भ्रष्टाचार के नाम पर कोई भी भ्रष्टाचार के पक्ष में नहीं है। दिल्ली की जनता भी नहीं है, मैं खुलेआम ये बात कह रहा हूं, दिल्ली की जनता भी किसी भ्रष्टाचारी के पक्ष में नहीं है। लेकिन दिल्ली की जनता को इस बात का एहसास हो गया है कि किसी भ्रष्टाचारी से ये नहीं लड़ रहे हैं। सारे सबसे ज्यादा तो भ्रष्टाचारी इनकी पार्टी में खुद है, जिनको ये भ्रष्टाचारी कहते थे। तो ये भ्रष्टाचार के नाम पर सारे विपक्षी पार्टियों को खत्म करके और खुद ये मठाधीश बनने की कोशिश करते हैं। आप बताइए कि दिल्ली की जनता ये बात खुलेआम ये सवाल पूछ रही है, और दिल्ली की जनता कि आपने 10 साल तक यदि शासन किया तो आप बताएं कि आपने क्या किया दिल्ली के लिए, ये बताइए, फिर इस बता दीजिए। आप अरविंद केजरीवाल को घेरने का प्रयास कर रहे हैं, आप अंदर खाने क्या चल रहा है, किस पार्टी में क्या चल रहा है, कौन नेता किसको क्या सपोर्ट कर रहा है, कौन नेता कहां पे चला गया, उससे आपको क्या लेना देना है, आप बताइए ना। हम तो प्रधानमंत्री के चुनाव की बात कर रहे हैं ना। और एक चीज और, ये डरे और समय इतने हैं कि 6 सांसदों को भगोड़ा यहां साबित कर दिया है इन लोगों ने। यदि सीधी सी बात है कि यदि उन्होंने बेहतर काम किया तो उन्हें कंटिन्यू करना चाहिए था, और बेहतर काम नहीं किया यदि भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने, तो ये लोग भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को दोबारा चुने क्यों? जाहिर सी बात है कि देश के प्रधानमंत्री पहली बार, दूसरी बार और तीसरी बार यदि डंके की चोट पर मोदी की गारंटी की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने काम किया है, उनको भरोसा है, तभी तो मोदी की गारंटी। तो यदि मोदी की गारंटी, तो उसी तरह से इन सांसदों की गारंटी क्यों नहीं? ये सबके सब निकम्मे हैं। ये मोदी के एक लहर में लोगों को झांसा देकर के जीतने वाले लोग हैं, और इस बात का एहसास दिल्ली की जनता को हो चुकी है। इसलिए दिल्ली में आप देखेंगे कि जो पहले जो 0-7 की बात थी, अभी भी 0-7 की बात होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहाँ से गोल लड्डू लेके जाएगी इस बार। बहुत बेहद मतलब विषम परिस्थिति में यहाँ का चुनाव होने जा रहा है। सभी कर जी प्रेम कुमार जी। जोशी जी, आपके पास सवाल एक लेकर आ रहा हूं
कि दिल्ली, यहाँ सिख वोटर बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं और बीते चुनाव से बीजेपी के साथ भी रहे हैं दिल्ली में। इवन अरविंदर सिंह लवली भी कांग्रेस के साथ थे, तब भी सिख वोटर्स ने बीजेपी को पसंद किया था और ये भी देखने को मिला था। और इस बार तो अरविंदर सिंह लवली को भी बीजेपी ने अपनी ओर पटा लिया है। पहले बीजेपी में थे, एक दिन पहले इस्तीफा दिया है लवली ने। तो क्या लगता है सिख वोटर्स इस बार, क्या आपको जानकारी है किधर शिफ्ट करने वाला है? आप तो दिल्ली हफ्ते में 2 बार आते हैं, आपके बेटे भी दिल्ली में रहते हैं, तो आपको तो जानकारी मिलती होगी। आप ऐसे भी संपर्कों के मामले में अडानी है, अंबानी है, आपका संपर्क बहुत ज्यादा है। प्रेम जी, आज तो लगता है सुबह सुबह किसी ने सुपारी दे दी है मेरी आपको। मैं दिल्ली से ही माइग्रेट होकर उत्तर प्रदेश में आया था। 1987 में मैंने दिल्ली से नौकरी शुरू की और लगातार मैं दिल्ली में बना भी रहता हूँ। मेरा मानना ये है कि सिख वोट जो है वो 1984 के दंगों के बाद से लगातार थोड़ा क्षुब्ध रहा, लेकिन उसके बाद वो धीरे करके कांग्रेस पर भी आया और बीजेपी पर भी कुछ वोट रहा। सिख वोटों से बहुत फर्क पड़ता नहीं है और लवली के कहने पर सिख वोट चलता नहीं है। लवली उनके कोई ऐसे नेता नहीं है जिनके जो मतलब ऐसी रखते हो कि वो कोई अकाल तख्त जैसी शक्ति उनके पास नहीं है। हम थोड़ा सा आपसे हम जानना चाहते हैं। ठीक है, 1984 का सिख का दंगा था जिससे कांग्रेस से लोग नाराज हुए थे, लेकिन उसके बाद पंजाब में तो कांग्रेस की सरकारें बनी और अब जो किसान आंदोलन है, सिख किसान आंदोलन के साथ और कांग्रेस किसान आंदोलन के साथ और बीजेपी के खिलाफ सिख खड़े हैं, तो दिल्ली में क्या फर्क पड़ने वाला है? हाँ, मैं आ रहा हूँ सर, आता हूँ, वहीं आता हूँ। ये बहुत अच्छी बात है, आप मुझे इधर से उधर भटकने ही नहीं देते हैं, फौरन मतलब उस लाइन पर ला देते हैं जहां से मैं भटकने की कोशिश करता हूँ। 1984 का हाँ, 1984 में मैं दिल्ली में था और मैं उन दिनों अमेरिकन ब्रॉडकास्टिंग में था। तो वहां पर मैंने इंदिरा गांधी की हत्या और उसके बाद हुए दिल्ली के दंगे कवर किए, तो उस विभीषिका को मैंने अपनी आंखों से देखा है। मेरा ड्राइवर भी सरदार था और वो बार बार कहता था कि मेरे केस कटवा दो, तो मैंने कहा नहीं, ऐसा संभव नहीं है, तू बैठ आराम से। हम किस तरह से निकलकर वहां से एम्स डिफेंस कॉलोनी तक आए थे, हमें ये बात अच्छी तरह याद है और उस नज़ारे को देखकर आज भी हमारी रूह कांप जाती है। लेकिन बात यह है कि जख्म ऐसा कोई नहीं होता जो भरता नहीं है। वो जख्म 1984 का था, वो भरा भी और उसकी असलियत भी सामने आई। उसमें आज तक भी कार्रवाई इसलिए नहीं हुई कि बहुत सारे ऐसे नेताओं के नाम हैं, ऐसे लोगों के नाम हैं जो उनसे जुड़े हुए हैं, हार्डकोर जो हिंदुवादी संगठन है उनसे जुड़े हुए लोग हैं। तो इसलिए बार बार आरोप भी लगते रहे और इन्होंने हल्ला तो मचाया सबने, लेकिन वो मामला फिर वहीं का वहीं दब गया। उन्होंने किसी ने वो फाइलें खोलने की हिम्मत नहीं की। ये बात धीरे धीरे सिखों के भी समझ में आई कि असली शक्तियां दूसरी थी, कांग्रेस नहीं थी। तो उसके बाद कांग्रेस के 1-2 लोग उसमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन वो मूलतः जो दंगा फैला था और जो मारकाट मची थी, जो हिंसा हुई थी, उसमें जो शक्तियां थी वो कांग्रेसी शक्तियां नहीं थी, कांग्रेस के खिलाफ खड़ी हुई शक्तियां थी जो 1947 से और उसके पहले से भी अंग्रेजों की गुलामी करती रही है। तो सर ये मामला वहां पर पैचअप होने लगा, बीच बीच में कुछ स्थानीय मुद्दे आते हैं। अब क्या है सर, सिख जो है वो किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ है और किसान आंदोलन में सिखों ने की बिल्कुल अलग भूमिका है। 2 तरीके जी। एक मिनट, आप इससे पहले किसान आंदोलन पर आए, मैं वो आरएसएस का जो आप जिक्र कर रहे हैं, जो जिस वजह से इस सिख दंगे की फाइल में हस्तक्षेप और देरी हुई, उसका एक पहलू ये भी है जो मैं बताना चाहता हूं कि आरएसएस ने उस समय नानाजी देशमुख आरएसएस के बड़े विचारक थे,
उन्होंने एक पूरा उस सिख के कत्लेआम पर दस्तावेज लिखा, उसको वितरित किया, और उन्होंने 1984 की हिंसा को न्यायोचित बताया था। और उस समय जो संघ के नेता थे वो ये कहते थे कि भाई हिंदुओं को भी बदला लेने का हक है, क्योंकि हिंदुओं की बड़ी नेता थी इंदिरा गांधी। ये आरएसएस के बोल थे। अब देखिए, आरएसएस कांग्रेस के तरफ से का नाम लेकर के भी हिंदू सिख कर रहा था, आज बीजेपी का नाम लेकर के वैसी सियासत और को आंच देता है। तो ये इंपॉर्टेंट पहलू मैंने बस ध्यान दिलाने के लिए दर्शकों से शेयर आपने आरएसएस का नाम ले दिया। मैं सांकेतिक तौर पर कह रहा था कि वो शक्तियां थी, तो अब आपने नाम ले दिया है तो सब जानते हैं, ये कोई खुला मतलब ऐसा नहीं है। आप नाम लें या ना लें, लेकिन आरएसएस का नाम सब जानते हैं। दिल्ली के दंगों में के पीछे का सच क्या था, तो दिल्ली के दंगों के पीछे का सच सामने आ जाने के बाद अब सिखों में ऐसी बात नहीं रही है। दूसरा ये है कि जो पंजाब में, हरियाणा में बराबर में, दिल्ली के बिल्कुल बराबर में किसान आंदोलन हुए और जिस तरह से सरकार ने उसे कुचलने का काम किया, जिस तरीके से सरकार ने जन विरोधी नीतियां अपनाई, उससे सिख जो है वो कोई बहुत ज्यादा, आप ये मानिए कि बहुत ज्यादा नहीं, सिख उनके फेवर में है नहीं। और लवली एक बहुत छोटी सी है, लवली चुनाव लड़ने के लिए आए थे और लवली चुनाव लड़ने के लिए चले गए, तो लवली का कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, कोई भूचाल आएगा, कोई भूकंप आएगा, ऐसा लगता नहीं है। और इस मेन जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो दिल्ली में दूसरे हैं। दिल्ली में मुद्दों की राजनीति भी है, दिल्ली में पानी बिजली की राजनीति भी है। ये बात 2019 तक कही जाती थी कि सर विधानसभा में अलग तरीके का ट्रेंड रहता है और लोकसभा में अलग तरीके का ट्रेंड रहता है। 19 और 2014 में हमें देखने को भी मिला। लेकिन इस बार स्थितियां बिल्कुल बदली हुई हैं। इस बार ना तो कोई विकास का मॉडल है, बल्कि मोदी जी का झूठ सबके सामने है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद झूठ। और उनके जो कथन है उनसे लोग बहुत आजी जा चुके हैं, उनकी भाषा शैली से लोग चिढ़ने लगे हैं। तो ये एक चिढ़ है। दूसरा ये है कि अब सबसे बड़ा परिवर्तन ये हुआ है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बदलने की जो बात कही गई है, जो उससे दलितों में पिछड़ों में एक मैसेज गया है। और वो मैसेज देखिए उत्तर प्रदेश में से शुरू हुआ है, मेरठ में, गाजियाबाद में, और फिर ये आगे दिल्ली भी लांग रहा है, और ये सब जगह पूरे हिंदुस्तान में कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को ये लोग खत्म करना चाहते हैं, ये धारणा कर गई है। और इसके साथ ही आरक्षण विरोधी लोग हैं, समता मूलक समाज की स्थापना नहीं करना चाहते। ये भारत को उसी दौर में ले जाना चाहते हैं जब दलित किसी सवर्ण के कुएं से पानी नहीं ले सकता था, जब उसकी दहलीज नहीं लांघ सकता था, जब वो उसको स्पर्श नहीं कर सकता था। इनकी मानसिकता वही है। दरअसल ये दलित विरोधी और स्त्री विरोधी है। मंगलसूत्र की बात करते हैं, अब सबको समझ में आ गया है कि इनका स्त्री विरोधी चरित्र तो वो है जो ब्रजभूषण सिंह को के साथ इन्होंने उन पहलवान बेटियों के साथ इन्होंने किया। इन्हें एक तरफ संसद का उद्घाटन हो रहा था, दूसरी तरफ उन पहलवान बेटियों के को मारा पीटा जा रहा था, घसीटा जा रहा था। और ब्रजभूषण सिंह जैसे विलेन को उन्होंने आज तक प्रोटेक्ट किया हुआ है। तो ये चीजें। और मंगलसूत्र की बात करते हैं, मंगलसूत्र तो उन्होंने अपनी पत्नी का मान नहीं रखा, उसको छोड़कर चले आए। तो मंगलसूत्र की परिभाषा जो है वो लोग दे रहे हैं, मंगलसूत्र की बातें वो लोग कर रहे हैं, मंगलसूत्र की दुहाई वो लोग दे रहे हैं जिन्होंने मंगलसूत्र का कभी मान सम्मान किया ही नहीं। मंगलसूत्र क्या होता है ये क्या जाने। अब जब ये एक के बाद एक ऐसी अनर्गल बातें कर रहे हैं, इससे जनता चिड़ी हुई है, पूरे देश की जनता चिड़ी हुई है, दिल्ली की ही नहीं। चुनाव में 2024 में अब जो फैक्टर होंगे उसमें ना तो विकास का कोई इनके पास मॉडल है, ना 15 लाख का कोई भाषा है। हरि जी, आप अभी तक उस मुद्दे पर नहीं आए हैं कि अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, उनकी पत्नी सड़क पर वोट मांग रही है। इससे भी बड़ा कोई मुद्दा है क्या? हाँ सर, मैं मानता हूं 100 अरविंद केजरीवाल जेल में हो सकते हैं, लेकिन क्या बात
दिल्ली का मुख्यमंत्री एक ही बाबा हो साहब सकता है भीमराव सर। अंबेडकर का जो संविधान है उसको बदलने की बात, उसके साथ खिलवाड़ करने की बात, ये मतलब ये 100 केजरीवाल पर भारी पड़ती है। ये केजरीवाल जेल में, ये सब लोग देख रहे हैं, सबको मालूम है। और सुनीता केजरीवाल के साथ में एक भावनात्मक जो हमारी सामाजिक संरचना है उसमें हमारा एक भावनाएं है वो निश्चित तौर पर आहत होती हैं। तो वो आहत भावनाएं हैं। सुनीता केजरीवाल को वो जब सड़क पर संघर्ष करता हुआ देखते हैं तो उन्हें लगता है कि एक स्त्री संघर्ष कर रही है और उसके पति को जेल में डाल दिया गया है। और ये भी सब जानते हैं कि जिस भ्रष्टाचार के आरोप में डाला गया है वो सारे भ्रष्टाचारी एक एक करके जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए वो भ्रष्टाचारी नहीं बचे, वो सनातनी हो गए, वो साधु हो गए, वो सज्जन हो गए, वो ईमानदार हो गए। ये जनता देख रही है। ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान जो है, आरक्षण जो है, उसको खत्म करने की जो साजिश है, देश का जो मूल संरचना है, जो लोकतंत्र है, उसको खत्म करने की साजिश है। ये जो दलित और पिछड़ा जो भारतीय जनता पार्टी को शीर्ष पर ले गया था, ये 20% उन वोटों के सहारे नहीं है जो 1947 से उनको मिलते आए हैं, जिसमें कुछ मुनाफाखोर है, कुछ और लोग हैं जो उनके 20% से ज्यादा अंधभक्त नहीं है। ये बाकी के जो 80% है वो उनमें दलित और पिछड़ों का एक बड़ा हिस्सा आता है। और ये दलित और पिछड़े जो हैं इस बार जागरूक हो गए हैं। आप कहिए, देखिए सुनीता केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, ये अब छोटा मुद्दा है। मानिए आप इस बात को, अब संविधान बड़ा मुद्दा है इस देश का। अब जो जिस तरीके से 60% से ज्यादा मेरठ में दलितों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया है, जो कि असंभव सा जान पड़ता था। जिस तरीके से डॉली शर्मा को गाजियाबाद में बहुतायत में दलित और पिछड़ों ने वोट किया है, यहाँ तक कि वाल्मीकि जो उनका कोर वोटर बन चुका था, वाल्मीकि ने वोट नहीं किया है, उन्हें वो भी कटा है। और अगड़े भी कटे हैं, त्यागी भी कटे हैं, राजपूत भी कटे हैं। तो ये सर्व समाज कटा है इनसे। जब सर्व समाज की रडार पर ये लोग आ गए हैं तो आप समझिए कि इनका अंत जो है वो लैंडिंग जो है, अंत नहीं कहिए, लैंडिंग कहिए, ये बहुत उड़ ली है 10 साल। अब इनकी लैंडिंग होना सुनिश्चित हो चुका है। अब परिंदे के जो पर है वो थक चुके हैं, अब वो उड़ान भरने लायक नहीं है। अब तो वो जनता जो है वो इसको बिल्कुल बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। बहुतायत में जनता, देखिए बागपत जैसी जगह में जहां गढ़ माना जाता है, हमेशा चौधरी चरण सिंह वहां से लड़ते रहे, अजीत सिंह लड़ते रहे, अजय रहे। पिछली बार जैन चौधरी हार गए थे, उससे पहले 2 बार बीजेपी जीत गई वहां पर। लेकिन उस जीत की वजह सांप्रदायिक विद्वेष था। वहां पर दंगे हुए थे 2013 में, और 2014 का चुनाव उन दंगों की आग में लड़ा गया, और 2019 पुलवामा में लड़ा गया। लेकिन इसके बावजूद इस बार देखिए वहां पर आरएलडी का कैंडिडेट जो चवन्नी पलट गई थी वो जा रहा है, बिल्कुल साफ हो रहा है। तो वहां पर जाटों ने भी वोट नहीं दिए हैं। अब जो खबरें आ रही है ये और चौंकाने वाली है। 14% तक किसी गांव में मतदान है, जो 100% जाटों का गांव माना जाता है। क्या मेरठ का असर, क्या हरियाणा का असर दिल्ली पर नहीं पड़ेगा? दिल्ली का असर सबसे ज्यादा अगर किसी को पड़ता है, दिल्ली, सब यूपी और हरियाणा, इसका असर, राजस्थान, इन 3 प्रदेशों का असर दिल्ली में सर्वाधिक आता है। और दिल्ली और वहां पर सबसे ज्यादा प्रवासी बिहार से है आज की तारीख में। और बिहार की स्थिति आप देख लीजिए क्या है। जी मैं आता हूँ जोशी जी आपके पास, आप थोड़ा पानी भी पीजिए, आपको गले में भी दिक्कत है। कौशिक जी के पास आता हूँ। कौशिक जी, जैसे दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें हैं, उसमें पूर्वी दिल्ली एक ऐसी सीट है जहां से अरविंदर सिंह लवली भी लड़े थे, 3 लाख वोट आया था पिछले बार मोटे तौर पर। आम आदमी पार्टी की आतिशी थी, 2 लाख से ज्यादा वोट लाई थी। और बीजेपी को यहाँ इन दोनों के योग से भी ज्यादा वोट मिला था। ये पूर्वी सीट है दिल्ली की। लेकिन इस गौतम गंभीर थे तब, खिलाड़ी थे, खिलाड़ी के प्रति आकर्षण होता है।
लेकिन इस बार गौतम गंभीर को टिकट नहीं दिया गया। एक नाराजगी भी थी गौतम गंभीर के लिए कि वो जिस तरीके से कोरोना के समय में वो दवाएं बेच रहे थे या बिकवा रहे थे, उसको लेके आपत्ति भी आई थी, या बांट रहे थे तो एक एक इकट्ठा करने का सवाल आया था, आपदा में आप दवा कैसे इकट्ठी कर सकते हैं। तो इसको देखें अगर हम, तो इस बार दिल्ली में बीजेपी ने एक ऐसे प्रत्याशी को दिया है जो रिफ्यूजीज को बिलोंग करते हैं, जो सिखों को बिलोंग करते हैं, और आम आदमी पार्टी की तरफ से जो प्रत्याशी है वो पूरे एक तरह से पूर्वांचलियों को भी बिलोंग करते हैं। बहुत लोकप्रिय हैं कुलदीप कुमार, अपने इलाके में एमएलए भी हैं, लोकल एमएलए भी हैं। इस लोकसभा में 10 विधानसभा सीटें आती हैं, ज्यादातर आम आदमी पार्टी के पास है। तो इस एक कंस्टिट्यूएंसी से आप चुनने का प्रयास करें कि कैसे दिल्ली की आबो हवा बदल रही है और ये कंस्टिट्यूएंसी कितना टफ है बीजेपी के लिए। प्रेम कुमार जी, पूर्वी दिल्ली की बात करेंगे तो आप इस सीट की अहमियत को या इस सीट के लिए आम आदमी पार्टी के रणनीति को इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक वहां पे जीते हुए प्रत्याशी जो पहले से विधायक हैं कुलदीप कुमार के बारे में ये अक्सर कहा जाता है कि बहुत मृत्युभाषी हैं, बहुत मिलने वाले हैं। उनके पिता आज भी झाड़ू लगाने वाले लोगों में से हैं, उनके ही क्षेत्र में। तो वैसे लोगों को एक अनारक्षित, जहां पे कोई आरक्षण की बात नहीं हो, उस सीट पे लड़ा देना और ऐसे व्यक्ति को लाके खड़ा कर देना जिस पर कोई दाग नहीं हो, बहुत तेज तर्रार बोलने में आदमी हो, मैंने कहा कि मृदुभाषी भी है, काम करने के मामले में भी कोई शिकायत नहीं है, तो वैसे आदमी को लाके खड़ा कर देना निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी का कारण। इसलिए मैंने कहा कि सीटों पर जो चयन जो है केवल आप आम आदमी पार्टी के हिसाब से ही नहीं देखिए। भले लवली जी छोड़ के चले गए हों अध्यक्ष का पद, लेकिन शानदार तरीके से कन्हैया कुमार को लड़ते हुए हम देख रहे हैं। वहां पे समीकरणों के हिसाब से देखें तो पूर्वांचलियों की स्थिति वहां 28% से ज्यादा पूर्वांचली है। अल्पसंख्यकों की स्थिति देखे, उसके हिसाब से भी यदि जोड़ने लगभग बराबर के आसपास में आपको दिखाई देंगे। यदि मनोज तिवारी वहां पे जीते हुए प्रत्याशी हैं और उनके बारे में कहा जा रहा है कि कन्हैया कुमार बाहरी हैं, तो मनोज तिवारी कहाँ के हैं? मनोज तिवारी कैसे वहां पहुंचे? मनोज तिवारी किन किन पार्टियों के थ्रू बसपा सपा होते हुए, धूल फांकते हुए अब मोदी जी के लहर में पहुंचे वहां पे। मनोज तिवारी एक कल परसों मैं किसी जगह पे बैठा हुआ था, तुलनात्मक दृष्टिकोण से बताने का प्रयास किया जा रहा था कि मनोज तिवारी लोकप्रिय है। हम बोले कि हमको छोड़ दीजिए, मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार को बैठा दीजिए, एक बार किसी स्टेज पे किसी मंच पे बैठा दीजिए, फिर पता चले कि राजनीति का ज्ञान, इतिहास का ज्ञान, अर्थशास्त्र का ज्ञान, भविष्य के बारे में, योजनाओं के बारे में, वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जनता तय करेगी कौन बेहतर काम कर सकता है। कन्हैया कुमार वहां जितने शानदार तरीके से, अब ठीक है लवली की अपनी महत्वाकांक्षाएं होंगी, अपनी इच्छाएं होंगी, उसके वजह से वो करेंगे। और सवाल तो लोग, क्या ये बात लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि यदि आपको उनकी उम्मीदवारी से यदि परेशानी थी तो जिस समय घोषणा की गई उस समय आपको परेशानी हो सकती थी। बाकी तमाम लोगों के जैसे जो कांग्रेस पार्टी को छोड़ के जाने के समय जो ये बात कह के जाते हैं कि कांग्रेस पार्टी की नीतियों की वजह से हम छोड़ के जा रहे हैं, सनातन विरोधी हो गई है कांग्रेस पार्टी, तो जिस समय विरोध की उस समय क्यों नहीं छोड़ के चले गए? आपने सुविधानुसार अपना वक्त चुना, देखा, और आपको जब हाशिए पे धकेल दिया गया, ऐसे अवसरवादी लोगों की पहचान कर ली पार्टी ने, फिर आप ये कह के निकल गए। हमने तो नहीं देखा कि किसी पार्टी को छोड़ते वक्त या किसी पद को छोड़ते वक्त कोई एक कार्यकर्ता कह के निकलता हो कि ये शानदार पार्टी है, बहुत अच्छा रणनीति बनाती है, बहुत अच्छा नीति है, देश हित में काम करती है, हम नहीं कर पाए इसलिए छोड़ के जा रहे हैं। हमने तो नहीं सुना है कभी। हम तो अक्सर यही सुनते हैं, सारे लोग यही सुनते हैं कि छोड़ने के समय पार्टी की नीतियों से असहमत है, पार्टी रसातल में जा रही है, वो लड़ नहीं पा रही है। जो सारे लोग करते हैं उसी तरह के जवाब देकर ये भी निकल रहे हैं। सवाल ये है कि किसी भी सीट पर कोई भी पार्टी जब समीकरण 4-3 समीकरण बना के दोनों पार्टियों ने यदि अपने अपने प्रत्याशियों को उतारा है तो केवल संख्याओं के आधार पर नहीं उतारा है। मैं बार बार ये बात कहता हूं कि जिस तरह से क्वालिटी बेस्ड की बात होती है, क्वांटिटी के आधार पे तो नहीं। जो जीतने वाले प्रत्याशी हैं, समीकरण देखते हुए कौन कितना बेहतर काम कर सकता है, और भारतीय जनता पार्टी क्या प्रश्न खड़ा करेगी इस पे, वो तो फिर मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ कि भगोड़ों की पार्टी बन गई है, उनके सारे इसी तरह के रहे हैं, सांसद रहे हैं।
कुछ लोगों ने संन्यास ले लिया, कुछ लोगों ने बाहर का रास्ता देख लिया, कुछ लोगों ने कहा कि हम नहीं लड़ेंगे। ये स्थिति आन पड़ी है। हवा बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी चाहे जितनी हवा बना दे, यहाँ के 7 सीटों की बात मैं कर रहा हूँ। कभी कभी एक सीट मुझे लगता है कि वो सीट थोड़ी सी जबरदस्त तरीके से फाइट करते हुए वहां पे हमें दिखाई देता है। नई दिल्ली की सीटें जहाँ पे सुषमा स्वराज जी की बेटी बांसुरी स्वराज जी है, तो वहां का समीकरण उस तरह से बनता हुआ दिखाई देता है। जिस तरह से वो पौष इलाके की बात होती है, सारे लोग उसी तरह से उनके मन के मुताबिक है वो आती है। कल भी आई थी, हम जिस इलाके में रहते हैं वहां पे वो कल भी आई थी। देखा लोगों से मिलने वाले लोगों की संख्या किस तरह की थी और कैसे कैसे लोग थे। गाड़ी से आई, गाड़ी में मिली, गाड़ी वाले लोगों से मिली और गाड़ी में बैठ के चली। क्योंकि लोग ही ऐसे हैं, ज्यादातर लोग ही इसी कैटेगरी के हैं, तो उनकी स्थिति थोड़ी सी बेहतर। लेकिन बाकी सब जगहों पे जहां गरीब है, जहां मजदूर है, जहां कामकाजी लोग हैं, जहां जिन लोगों के सेहत पर फर्क पड़ता है कि उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़े, उनके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, कितनी बार इस बात को दोहराई जाए, रिपीट करना ठीक नहीं है। लेकिन इन सबों के पीछे एक चीज तटस्थता से मैं बार बार ये बात कहने की कोशिश करता हूं कि इस बार दिल्ली में इसलिए माहौल बदला हुआ है क्योंकि दिल्ली की जनता को इस बात का एहसास हो गया है कि ये भारतीय जनता पार्टी अब केजरीवाल साहब को अंदर रखेगी, ये सरकार ध्वस्त करेगी, एलजी के माध्यम से सरकार चलाएगी, सारी योजनाओं को बंद करने का प्रयास करेगी और हमारे बच्चे जो अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, हमारे साथ जो हमें जो सुविधाएं मिल रही है, उस सब पे इनकी निगाहें हैं, सबको वो बंद करेंगे, अपने तरीके से ये काम करने का प्रयास। ये जो माहौल बना है दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद नकारात्मक। इससे पहले मैंने नहीं देखा दिल्ली की जनता में, कम से कम लोकसभा में इस तरह का माहौल नहीं देखा। सबको मैंने सुना है, मैंने बात करते सुना है कि ठीक है केजरीवाल साहब मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री तो हम मोदी जी को ही चुनेंगे। लेकिन इस बार मोदी जी से नफरत की बात, आक्रोश में है जनता कि ऐसा क्या कर दिया हमारे मुख्यमंत्री ने, हमारे लिए काम कर रहे थे, जिस पर आरोप लगा रहे हैं उससे आप करोड़ों रुपए ले रहे हैं, जिसको गवाह बना रहे हैं उससे करोड़ों रुपए ले लेते हैं, 4 लोगों के गवाह के माध्यम से हमारे मुख्यमंत्री को बंद कर देते हैं और सुनीता केजरीवाल निकलती है अपने पति के बारे में बात करने, तो माहौल उनका उड़ाया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग मजाक बना रहे हैं उसका कि ये राजनीति में आ रही है। क्यों साहब, किसी के पति को यदि आप जेल में भेज देंगे, मुख्यमंत्री हो जेल में भेज देंगे, पत्नी घर से नहीं निकलेगी, वो बात नहीं करेगी, उसको अधिकार नहीं है अपने पति के अधिकारों के बारे में बात करने के लिए और इस समाज के ताने बाने को समझने के लिए। वो बता रही है, वो और खुलेआम बता रही है, उन्हीं नीतियों को आगे बढ़ाने की बात कर रही है और करना ही चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। लोग सुन रहे हैं, सड़कों पे आप देखेंगे कि जहां वो जा रही है भीड़ भी हुजूम के जैसे निकल रहा है, लोग उनकी बातों को सुन रहे हैं। दक्षिणी दिल्ली में कल ही उनकी यात्रा शुरू हुई है, शानदार तरीके से दक्षिणी दिल्ली में शुरू हुई है और लोगों ने उनकी बातों को समझा और देखा है। तो लोगों का ये अपार, जो उनको लगा था कि मुखिया को अंदर कर देंगे पार्टी टूट जाएगी, धड़ों धड़ों में बढ़ जाएगी, धमकियां लगातार मिल रही हैं, लगातार ये बातें कही जा रही हैं। लेकिन इस पार्टी में सबसे अच्छी बात यही है कि सबों के बावजूद जितनी मजबूती से वो खड़े हैं, सबको ऐसा लग रहा है या सबों ने ये बात समझ ली है कि ये हमें तोड़ने की कोशिश करते हैं, हम टूटने वाले नहीं है। और यही कारण है कि इस बार दिल्ली की 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कहीं लड़ाई में, एक जगह मैंने कहा कि एक जगह वो मुझे दिखाई दे रहा है, बाकी कहीं वो लड़ाई में लड़ती हुई नहीं दिखाई दे रही और कोई समीकरण काम करने वाला नहीं। आक्रोशित जनता देखेंगे कि मतदान का प्रतिशत क्या रहता है, उसी से आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस तरह से लोग घरों से बाहर निकलते हैं यहाँ वोट देने के लिए। तो यहाँ न धार्मिक ध्रुवीकरण की कोई बात चलने वाली है, न मंगलसूत्र की कोई बात चलने वाली है, न यहाँ शरीयत से, संविधान से जो चलाने की बात देश के गृह मंत्री कर रहे हैं, वो भी बात यहाँ काम करने वाली नहीं है। देखना यह है कि क्या तीसरे चरण तक आते आते कुछ छोड़ने वाले तो नहीं है ये, क्योंकि ये जब हारते हैं तो तमाम तरह के कलाबाजियों में माहिर ये अपने अपने काम शुरू कर देते हैं। तो देखना यह है, सारे जनता से यही अपील है कि आप अपना आंख नाक कान खोल के रहें, सूंघते रहें, देखते रहें, महसूस करते रहें कि ये व्यक्ति, ये पार्टी कुछ ऐसा न करे जिसकी वजह से कुछ अलग तरह का फिजा बने और सारे लोग चौकन्ना है। मुद्दे की बात होनी चाहिए, यहाँ भी मुद्दे की बात हो रही है, वो यहाँ भी मुद्दे से भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली में क्या बोल के वो वोट मांगने जा रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। दिल्ली की जनता कह रही है कि हमें जो मिल रहा है इससे ज्यादा कुछ देने की बात करें तो बताएं आप तो इसी पर बंद करने की बात कर रहे हैं, इसी को खत्म करने की बात कर रहे हैं। तो ये माहौल बिल्कुल अलग है प्रेम कुमार जी। और
वो रिजल्ट बताएगा कि इस बार किस तरह से दिल्ली के मिजाज बदले। मैं अपने दर्शकों जी को थोड़ा ध्यान दिला देता हूँ, सवाल भी पूछ रहे हैं कि दिल्ली में वोटिंग कब है। तो एक बार फिर हम बताएं कि अब 29 अप्रैल यानी आज से नामांकन शुरू हो रहा है। 6 मई को तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। 7 मई को इसकी छानबीन होगी और 9 मई तक नाम वापस लिए जा सकेंगे और 25 मई को मतदान होगा। और आप सही कह रहे हैं कौशिक जी, मैं हरिशंकर जोशी जी के पास आता हूं, लेकिन इससे पहले एक आध प्रतिक्रिया लेता हूं। मैं सारी प्रतिक्रियाएं नहीं लूंगा। और एक तो राहुल गौतम जी लिख रहे हैं कि उदित राज जी मेरे सवालों से भड़क गए थे, लेकिन वोट मैं उन्हीं को करूंगा। नॉर्थ वेस्ट कैंडिडेट बनाया कांग्रेस में, मैं दिल्ली का वोटर हूं। तो राहुल गौतम जी, नेताओं का भड़कने का अधिकार होता है। अगर आपको लगता है कि वो सही भड़के हैं तो समझाइए खुद को। आपको लगता है कि वो गलत भड़के हैं तो इंतजार कीजिए, किसी वक्त आप समझा देंगे। हरिशंकर जोशी जी कुछ कह रहे हैं, अनम्यूट करेंगे तब सब ना। आप तो सर एक तरफा एकदम, हम पहले ही बोल दिए थे म्यूट करके बात करने वाले। सर बात भड़कने और ना भड़कने की नहीं है, यहाँ बात है देश को बचाने की। और अगर उदित राज ने कोई गलती भी की है तो उदित राज को वोट नहीं दे रहे हैं। वो वोट दे रहे हैं सत्ता बदलने के लिए, वो वोट दे रहे हैं इंडिया गठबंधन को, वो वोट दे रहे हैं राहुल गांधी को। तो आप इस चुनाव में ये बात देखिए कि ये कैंडिडेट जो हैं वो महत्वहीन हो गए हैं बहुत ज्यादा। इनकी ये चुनाव मोदी विरोध और मोदी समर्थन में लड़ा जा रहा है। जी जी जी, वो इसी वजह से देखिए आपकी भावना उन्होंने समझी, तभी तो कहा कि वोट हम देंगे उन्हीं को, जिन्होंने डांटा उन्हीं को वोट देंगे। जी, नंदलाल यादव जी लिखते हैं, लवली का जाना कांग्रेस की कलह नहीं भाजपा की जलन है। दूसरे का अच्छा सूट वूट देखकर जलने वाले कीचड़ फेंककर खुद को सुंदर दिखना चाहते हैं। और इसी तरीके से आप देखिए प्रतिक्रियाएं बहुत हैं। सुशील विश्वकर्मा जी कहते हैं, सत्य वचन 7 में 6 सीट इंडिया अलायंस को, जो संजीव कौशिक जी ने कहा उससे हामी भर रहे हैं। आशीष आते जी कह रहे हैं, कौन बचाएगा देश को? सर कोर्ट मोदी का, चुनाव आयोग मोदी का, तो क्यों क्या होगा? लोकतंत्र बचेगा? एक लाइन बोली दीजिए जोशी जी आप इनको। देखिए ऐसा है, लोकतंत्र तो बचेगा, हर हाल में बचेगा। 1977 याद रखिए, चुनाव परिणाम उसी तरीके के होने जा रहे हैं। जी जी, इसी तरह से कुछ प्रतिक्रियाएं मोहम्मद तहसीन लिख रहे हैं, कांग्रेस में बीजेपी के एजेंट जो हैं वो सब बीजेपी में जाएंगे, अभी कई एजेंट बाकी हैं, देर सवेर सब बीजेपी में जाएंगे। सुशील विश्वकर्मा जी लिख रहे हैं, रिंकिया के पापा गाना गाने तक ही ठीक था। और गौतम जी लिख रहे हैं, मेरे घर पे अगर बीजेपी का कोई नेता वोट, गौरव गुप्ता जी लिख रहे हैं, कोई वोट मांगने आया तो मैं उससे कहूंगा कि नेताजी आपकी तो 400 सीट आ रही है, तो आप वोट मांगने क्यों आए हैं? क्या उन 400 में आपकी सीट नहीं है? वो 401वां सीट लेने आ रहे होंगे। आप भी ऐसे कहते हैं गौरव जी, वो 401वां सीट लेने आ रहे होंगे आपके पास। लक्ष्मी नारायण जी कह रहे हैं, मोहन भागवत स्टेटमेंट ऑन रिजर्वेशन इज अ बिगर पैक ऑफ लाइज देन मोदी। नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत जी ने कल कहा है ना कि वो आरक्षण, आरएसएस आरक्षण के पक्ष में है, जब तक समाज में भेद है तब तक आरक्षण है और हम उसका समर्थन करते हैं। तो उसी बारे में उन्होंने कहा ये झूठ है। तो प्रतिक्रियाएं बहुत सारी हैं, मैं सब नहीं ले पाऊंगा, दिखा भी चुका हूं प्रतिक्रियाएं। और लेकिन जोशी जी, एक इस बात को देखिए कि दिल्ली का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। 7 सीटें, मतलब कुछ स्टेट या कुछ इलाके जहां बीजेपी 100% जीती थी, राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये सब है कि क्लीन स्वीप वाले स्टेट थे, गुजरात। लेकिन इस बार कोई भी स्टेट नहीं है जो क्लीन स्वीप दिखे। गुजरात में हालत खराब है, दलित प्रतिज्ञा ले रहे हैं कि आरएसएस ज्वाइन नहीं करेंगे, शाखा में नहीं जाएंगे। तो राजपूत सर्वधर्म सम्मेलन कर रहा है, जगह जगह बड़े बड़े जुलूस निकल रहे हैं। गुजरात में 6-7 सीटें तो अभी हाथ में दिख रही है हारती हुई। दिल्ली में 7 सीटें हैं, यहाँ तो गठबंधन नहीं इनको आधा जान जो है ले चुका है।
बीजेपी के होश उड़े हुए हैं, सारे उम्मीदवार बदल दिए, मनोज तिवारी को एक नहीं बदला तो वहां कन्हैया कुमार आ गए। तो दिल्ली बड़ा टफ हो गया है बीजेपी के लिए। सर देखिए, ऐसा है, क्लीन स्वीप तब हुआ था जब जनता को भ्रम था कि ये क्लीन है। अब जनता का भ्रम टूट चुका है। अब मोहन भागवत जी भी ये कहने के लिए विवश हैं कि आरक्षण खत्म नहीं होगा। अब पलट के वो भी कहते हैं मोदी जी कि अगर भीमराव अंबेडकर भी दोबारा जन्म ले लें तो भी ये संविधान खत्म नहीं हो सकता, तब भी ये संविधान रहेगा, भीमराव अंबेडकर भी इसे नहीं खत्म कर सकते। दरअसल मोहन भागवत जी या आरएसएस की जो विचारधारा है उसको वो अल्टी पल्टी मारती रहती है। वो एक ही खरबूजे को कहते हैं कि ये खरबूजा जो है सड़ा हुआ है, और फिर उस सड़े हुए खरबूजे को खाने भी लगते हैं, कहते हैं बहुत मीठा है। तो ये आरक्षण खत्म करने की जो वकालत है वो सबसे पहले संघ की तरफ से ही शुरू हुई या भाजपा की तरफ से शुरू हुई कि देश हित में नहीं है आरक्षण। ये बात अब जब गले में फांस बन गई है, जब सत्ता खिसक रही है, तो कह रहे हैं आरक्षण खत्म नहीं होगा। जब संविधान पर लोगों ने रिएक्ट करना शुरू कर दिया तो फिर इनको लगा कि ये तो हमारी जमीन खिसक गई बिल्कुल। तो फिर ये खजूर में अटके, तो इन्होंने कहा कि नहीं अंबेडकर जी भी आ जाएं तो ये नहीं होगा। और दिल्ली की जो 7 सीटें हैं, हमारे संजीव जी बड़े उदार मना हैं, वो 1 सीट दे रहे हैं। मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि ये 7 की 7 आ सकती हैं और 7 की 7 जा भी सकती हैं। जाने का इस बार कोई चांस नहीं है। तो जब हवा चलती है, जब देखिए हमें कुछ भी नहीं दिखाई देता है अंडर अगर करंट होता है, वो करंट क्या जो बाहर से पता चल जाए। करंट तो कॉपर की वायर में ना, उसके ऊपर प्लास्टिक चढ़ा हुआ है तो वो आपको महसूस नहीं होगा। आप टच करेंगे उस प्लास्टिक की या वायर का भारी हिस्सा तो भी पता नहीं चलेगा। ये जो चल रहा है जिस तरीके से, मैं बार बार कहता हूं कि दलित और पिछड़ों का रुझान जो बदला है, जो जिस तरीके से अगड़ों का रुझान भी बदला है, बहुत सारे वर्ग देखिए प्रभु राम जी की लहर का सहारा लेकर ये देश में 400 पार का नारा दिए थे। अब इन्होंने प्रभु राम की उंगली पकड़ ली, राम को बना दिया छोटा सा और खुद बन गए विशालकाय। तो अब राम जी तो रूठ गए। राम जी क्या रूठ गए, दरअसल उनके साथ में शबरी भी रूठी और केवट भी रूठे, दलित भी रूठे, पिछड़े भी रूठे, है ना। तो जब केवट भी रूठे और दलित भी रूठे और शबरी भी रूठी, तो फिर इनके और जिस कुल के मतलब राम जी के कुल के मतलब क्षत्रिय वंशी थे वो, और तो क्षत्रिय भी रूठे। तो जब राम जी का कुल ही उनका साथ नहीं दे रहा तो फिर समझ लो कि राम जी की कृपा दृष्टि नहीं बल्कि उनकी कुपित दृष्टि पड़ गई है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इस समय। और भारतीय जनता पार्टी कहां तक नीचे गिरेगी ये कहना मुश्किल है। मैं कहता हूं कि पहले 2 चरणों के चुनाव में वो सामान्य बहुमत से कुछ नीचे तक खिसक चुकी है। 303 सीटें थी, 303 सीटों में वो 272 के नीचे लुढ़कती हुई नजर आ रही है। आगे अभी 5 चरण और हैं। देखिए उन 5 चरणों में अभी हम कर्नाटक की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम तेलंगाना की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम दूसरे ऐसे प्रदेशों की बात नहीं कर रहे हैं। तमिलनाडु और केरला में 0 है, वो चुनाव संपन्न हो चुके। 38 और 20 सीटें आप लगा लीजिए, वो तो उनके खाते में है ही नहीं। और वो 303 में भी हम नहीं मानते वो थी, 303 में नहीं थी, हम तो 303 को घटाकर चल रहे हैं इसमें हम। लेकिन उसमें कर्नाटक आता है, उसमें उत्तराखंड आता है, उसमें राजस्थान आता है, उसमें हरियाणा आता है, उसमें जम्मू कश्मीर भी आता है, जम्मू कश्मीर भी साफ है, और उसमें दिल्ली की 7 सीटें भी आती हैं। जब पूरे देश में इनका कोई आधार नहीं है तो दिल्ली में कहां से हो जाएगा। दिल्ली में देश भर के लोग वहां पर आकर अपना जीवन यापन करते हैं। वो चलकर आते हैं अच्छी शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, नौकरी के लिए, रोजगार के लिए। तो दिल्ली सबको देती है। और ये इन्होंने दिल्ली को कुछ दिया नहीं। दिल्ली को जिसने दिया वो केजरीवाल ने दिया, पानी दिया, बिजली दी। वो पानी और बिजली जो है वो अब 2024 के चुनावों में प्रतिफल देने वाली है, मुझे तो ऐसा लगता है। जी प्रेम जी। जी जोशी जी ने जो बात जहां पर खत्म की, वहीं से संजीव कौशिक जी मैं फिर आता हूं कि आप दिल्ली की महिलाओं से बात कीजिए, तो जिनको मुफ्त में
बस में सफर करने का मौका मिलता है वो कितना राहत महसूस करती हैं। जो जिनका घरेलू बजट बिजली के बिल से कम हुआ है। पानी की समस्या दिल्ली में बहुत गंभीर रही है, लेकिन फिर भी पानी को के बिल को लेकर के एक राहत है। और पानी इन सब चीजों को लेकर लोग आज भी अरविंद केजरीवाल के थॉट से जुड़ते हैं और वो एक पूरे देश में एक मॉडल बनता है कि बेसिक बात जो है पानी बिजली ये तो लोगों को मिलना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी का भी दावा होता है कि हम तो नल से पानी दे रहे हैं और वो भी उस राजनीति को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जितने सफल अरविंद केजरीवाल हैं मतदाताओं के साथ इन मुद्दों पर, जिसको बीजेपी फ्री बीस कहकर मजाक बनाती है, महिलाएं तो मुखर होकर बोलती हैं अरविंद केजरीवाल के लिए। इतना मुखर होकर देश में कहीं और मतदाता बोलते नहीं दिखते हैं। जोशी जी से एक प्रतिक्रिया ले लेते फिर आते हैं कौशिक जी। ये जोशी जी अनम्यूट करके प्लीज, अनम्यूट प्लीज। सर कौन सुनेगा आपको? हाँ वो सर मेरी बीमारी है, मैं क्या करूं सर। मेरा एक फोन आ गया था, बहुत जरूरी फोन था, वो बीच में मैंने कहा सुन लूं क्या कह रहे हैं, कोई इमरजेंसी तो नहीं है, इसलिए मैं क्षमा चाहूंगा। आपका सवाल भी नहीं सुन पाया था, उस सवाल को आप दोबारा दोहरा देंगे तो मुझे आसानी होगी। वो सवाल मैंने संजीव जी के लिए किया, तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, संजीव जी से मैं पूछ लेता हूँ। जी ठीक है, प्रेम कुमार जी, मुझे सवाल संजीव जी सुने हुए हैं। प्रेम कुमार जी, सच बात यह है कि दिल्ली की महिलाओं की बात नहीं, हर घर के मालिक जो सामान्य परिवार का है, जो यहाँ कमाने खाने के जुगत में कहीं बाहर से आया है, मजदूरी करता है, मेहनत करता है या किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, उन लोगों के लिए ये छोटी मोटी राहत नहीं है। किसी भी परिवार के लिए यदि घर का बिजली का बिल यदि माफ हो जाता हो काम के लायक, यदि पानी का बिल माफ हो जाता हो काम के लायक, यदि उनके बच्चे किसी सरकारी स्कूल में पढ़ते हो, जो पहले शर्म का विषय हुआ करता था, आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं सरकारी स्कूलों में, तो ये आप अच्छे स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ाते, तो आज वो शर्म के विषय को गर्व के विषय में बदल दिया है इस केजरीवाल। जिन बच्चों को माताएं स्कूल के चौखट तक छोड़ने नहीं जाती थी, वो बस स्टैंड तक छोड़ने जाती थी, बस स्टैंड से बस पे चढ़ के बच्चे चले जाते थे, उन बच्चों को अब महिलाएं, चूंकि उनको भाड़ा तो लगना नहीं है बस का, तो वो उस बच्चे को अब बड़ी आत्मीयता के साथ जाके स्कूल के दरवाजे तक छोड़ के आती है। यदि इसलिए मैंने कहा कि यदि घर परिवार में किसी की तबीयत खराब हो जाए, खांसी हो जाए, सर्दी हो जाए, बुखार हो जाए, वो टहलते जाते हैं मोहल्ला क्लिनिक में और बड़ी आसानी से 10 मिनट 15 मिनट समय लगता है और उसके बाद में 500-600 रुपए की दवा, जिससे वो उसको राहत मिलती है। ऐसा नहीं है कि वो केवल बरगलाने की बात है, उनसे उनके जेब पे भी फर्क पड़ता है। एक बार मैं ही चला गया था, मुझे सर दर्द हो रहा था, मैं दुकान पे चला गया कि मुझे सर दर्द की दवा चाहिए, एक सर दर्द के दवा के नाम पर उन्होंने 3 दवाएं दी और कम से कम उसका दाम 75-76 रुपए लिया, केवल सर दर्द की दवा। कि आप ये गैस की दवा खा लीजिए, ये सर दर्द की दवा खा लीजिए, उसके बाद में विटामिन खा लीजिए, तो ये कम से कम ये एक आम जनता के लिए कितनी बड़ी बात है कि उसकी बुखार हो, मतलब कोई बड़ा बीमारी यदि नहीं हो, बड़ी बीमारी नहीं हो, बड़ी बीमारी के लिए बड़े अस्पतालों में जाए। तो एक तरह से मोहल्ला क्लिनिक सर कई इलाकों में हो सकता है कि बाहरी इलाकों में या कई इलाकों में बेहतर नहीं हो, जिसकी शिकायत सुनने को मिलती है, 100% बेहतर नहीं संचालित किए जा रहे हो, लेकिन ये भी कहने में कोई गुरेज नहीं है कि 95%, 95% जो है वो बेहतर तरीके से, सुचारू तरीके से काम कर रहा है और दिल्ली के गरीबों के लिए वो लाइफलाइन बन चुकी है। उसमें भी कभी डॉक्टरों को पैसे नहीं देना है, कभी जांच कराने के लिए आपको रोक देना है, कभी दवाओं के लिए पैसे नहीं देना है। तो ये टकराहट जो है वो दिल्ली की जनता आंख खोल के देख रही है कि केंद्र सरकार कैसे जिस योजना से प्रयास कर रहे हैं, और इसीलिए ये सारी चीजें किससे जुड़ी हुई है, घर की गृहिणियों से जुड़ी हुई है। महिलाओं को ये सारी चीजें मैनेज करनी होती है, वो देखती हैं, वो घर में रहती है, पानी उनको देखना है, बिजली उनको देखना है, बच्चों को उनको देखना है, स्कूल की पढ़ाई उनको, मर्द तो चला जाता है बेचारा कमाने चला जाता है। तो ये एक आदमी के घर में आसानी से 5-7 हजार रुपए की बचत होती हुई दिखाई देती है, और इस पर यदि कोई दृष्टि लगा दे, कोई इस पर यदि बंद करने की बात करे, तो मर्दों की बात छोड़ दे, एकदम बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा है कि महिलाएं मुखर हैं इस मुद्दे को लेकर के, अरविंद केजरीवाल को लेकर के, कि नहीं ऐसा संभव नहीं है। और इसमें
कोई धर्म, किसी जाति, किसी समुदाय से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, वो सब गरीब है। एक ही मतलब कि उनकी कैटेगरी एक ही है कि वो कमाने खाने वाले लोग हैं, वो अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी भी इच्छा है कि हमारे बच्चे भी अच्छे पढ़े, अच्छे। क्या संजीव कौशिक जी, दिल्ली की लड़ाई हाँ, अमीर और गरीब की लड़ाई ये बिल्कुल महलों में रहते हैं, जो ल्यूटेंस में रहते हैं, बिल्कुल ये बात, सारे लोग बीजेपी को वोट करें, लेकिन आम आदमी जो छोटे छोटे झुग्गी झोपड़ी में रहता है, छोटे मकानों में रहता है, तकलीफ में रहता है, अभाव में रहता है, वो आज अरविंद केजरीवाल के जो जो लोक कल्याणकारी योजनाओं वाली पॉलिटिक्स है उससे प्रभावित है। तो क्या वो जेल में बंद का जवाब वोट से जो नारा चल रहा है, ये असर करेगा क्या? चाहे सरकार या चुनाव आयोग लाख उनके जो कैंपेन सॉन्ग है चुनाव के लिए, जो उन्होंने गीत निकाला, आपको पता ही होगा कि कल उसे बैन कर दिया गया, चुनाव आयोग ने बंद कर दिया कि इस तरह के आप गीत नहीं बजा सकते हैं कि जिसपे वर्तमान सरकार, केंद्र सरकार पर प्रश्न खड़े होते हो, ऐसा गीत आप नहीं गा सकते। पता नहीं अब ये चुनाव आयोग ने कैसे उस पर क्या देख लिया कि कोई पार्टी यदि विपक्षी पार्टी के बारे में यदि कोई नारेबाजी कर रहा हो तो उस पर भी उसको आपत्ति है। बड़ी सतर्कता से उन्होंने देखा, लेकिन इन सब का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अमीरों और गरीबों के बीच में दो कौशिक जी, ऐसा लगता है जैसे केंद्र सरकार का मतलब देश है। अरे सरकार तो आती जाती है, देश थोड़े आता जाता है, तो केंद्र सरकार की आलोचना तो हो ही सकती है ना। वो अगर सॉन्ग में है तो चुनाव आयोग को क्या दिक्कत है? माहौल तो यही बना दिया गया है, उसे बंद कर दिया गया सर, उसे बंद कर दिया गया उनके उस गाने को मजबूरन। उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया, लेकिन इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि एक तरफ अमीर लोग हैं। मैंने नई दिल्ली की बात क्यों की, मैंने जानबूझ के इसलिए कहा क्योंकि नई दिल्ली में वैसे ही लोग हैं, पॉश इलाके हैं, लोग रहते हैं, पैसे वाले लोग हैं, पैसे वाले लोगों से वहां के नेता आते जाते हैं। सब जानते हैं कि सुषमा स्वराज की बेटी जो है वास्तु स्वराज, हालांकि उनके बारे में भी सारे लोग ये बात जानते हैं कि जिस भ्रष्टाचारियों को पकड़ने के लिए, जिस भ्रष्टाचारियों को जेल में डालने की बात की जाती है, वासु स्वराज भी उसमें एक हिस्सा रही है। ललित मोदी के उन टीम की एक बहुत मुखर और मुखिया रही है, जो उनके साथ में उनको जिताने, मतलब उनको निकालने के लिए वो केस लड़ने वाले लोगों में से। तो वो तमाम चीजें हैं कि ये है कौन, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने कहा क्योंकि अमीर एक तरफ जहां अमीर दिखाई दे रहा है वो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ खींचा हुआ, लेकिन गरीबों के लिए रहनुमा है, बेटे के जैसे काम करने वाले हैं। तो गरीबों ने मान लिया कि अरविंद केजरीवाल को किसी भी कीमत पर न हम डिस्टर्ब होने देंगे, न उनके साथ कोई यदि किसी तरह की बेईमानी करेगा वो बर्दाश्त नहीं करेंगे और उसका जवाब वो देंगे। निश्चित तौर पे देखेंगे कि इस बार इस वोट में वो चोट दिखाई देगा आप सातों सीटों पर। जी जोशी जी, एक आखिरी टिप्पणी, पूरी चर्चा को आप समेट दीजिए। सर, वो आखिरी टिप्पणी संजय सहगल जी का कमेंट आपने बहुत देर तक दिखाया, उससे पूरे राष्ट्र को संदेश मिला कि जोशी जी कौन सा पान खाते हो, भूलने की बीमारी मैंने खास कारण से दिखाया कि कल संजय सिंह जी ने पान को लेकर के एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। क्षमा कीजिए, संजय सिंह नहीं, राहुल गांधी नहीं कही है, बीजू जनता दल वो उड़ीसा में थे, उन्होंने पान को जोड़ा पांडियन और अडानी और कुछ कुछ चीज से और पान बताया। बोले कि बीजेडी और बीजेपी मिलके चूना लगा रहे हैं और ये पान PAAN उसका एब्रिविएशन बताया, और ये जो है पान जनता पर बोझ बने कुछ इस तरह से। तो सर मैं बता देता हूँ, ये भूलने की जो बीमारी है वो, ये नंबर पूछा है इन्होंने तो वो नंबर 420 है। 10 साल से 420 नंबर का पान खाते खाते भूलने की थोड़ी सी बीमारी लग गई है। 5 जून के बाद खत्म हो जाएगी, 4 जून के बाद खत्म हो जाएगी ये। तो इसी को आखिरी टिप्पणी समझा जाए सर। ये ठीक है, आज की चर्चा को यही विराम देते हुए, लेकिन दिल्ली की लड़ाई के बारे में 2 शब्द बोलते हुए कि ये दिल्ली की लड़ाई बहुत सांकेतिक लड़ाई है। जिसकी दिल्ली होगी उसका देश होगा, ये आप समझ लीजिए। और इस बार ये दिल्ली में पहले 7 सीटें बीजेपी ने जीती थी, देश भी उनके साथ था, और इस बार दिल्ली में ये जो 7 सीट हैं
इंडिया गठबंधन छीनने के लिए जो भी करना पड़ा है वो कर रहे हैं। कांग्रेस आम आदमी पार्टी जो माना जाता था कभी मिलके चुनाव नहीं लड़ सकती, एक हुए, क्योंकि ये देश की आवश्यकता है। बीजेपी ने भी जीतने के लिए जो करना चाहिए वो किया उन्होंने। अरविंद केजरीवाल को ठूंस दिया जेल में, जीतना है दिल्ली। तो आप समझिए दिल्ली कितना महत्वपूर्ण है, और दिल्ली की जनता ने भी जो करना है करेंगे इस सरकार के प्रति जो भावना रखते हैं उसके हिसाब से, कि दिल्ली के साथ जो अन्याय हुआ इसके लिए क्या केंद्र सरकार दोषी है कि दिल्ली की जनता को पानी दे, बिजली दे, अस्पताल दे, तो इस पर वो फ्रीबीज हो जाएगा? इसका भी जवाब देने के लिए जनता तैयार खड़ी है। यानी दिल्ली के साथ जो दिखेगा, दिल्ली जिसके साथ दिखेगी वही देश भी उसके साथ दिखेगा। ये प्रतीकात्मक वैल्यू है। आज की चर्चा को यहीं विराम देने का वक्त। आप सब का बहुत बहुत आभार, संजीव कौशिक जी, हरिशंकर जोशी जी और तमाम हमारे दर्शक जो लगातार अपनी प्रतिक्रियाओं से भागीदारी करते हैं इस चर्चा में, इसमें जोड़ते हैं। और अंत में आपसे एक अपील कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का आइकॉन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, और एक ज्वाइन का बटन भी है, मेंबरशिप जरूर लीजिए। धन्यवाद।